हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि 28 से 29 डेज का साइकिल होता है। किस में होता है? मैमेलियन क्लास में होता है, प्राइमेटा ऑर्डर में होता है। जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, ऐप हो गया, मंकीज़ हो गए, इनकी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। और रेस्ट ऑल जितने भी कैट है, डॉग है, जितने भी मैमेलियन है, उनमें इस्ट्रस साइकिल चलता है। इस्ट्रस साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इन्हीं ग्रुप में। आपको किस में? प्राइमेट्स के फीमेल जो है, कौन कौन से? ह्यूमन की फीमेल है, मंकी की फीमेल है, एप की फीमेल है, इनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होती है बच्चों, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है एनसीईआरटी में 28 to 29 डेज मेंशन किया है। तो एग्जाम नीट में आए तो आप 28 to 29 डेज ही टिक आउट करना, बट ये रियल में वेरीड होता है, फीमेल में बहुत वेरी करता है। किसी में 21 डेज का साइकिल होगा, किसी में 35 डेज का साइकिल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल एबनॉर्मल है, ठीक है। किसी में 21 to 35 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल एबनॉर्मल है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। 21 डेज के पहले भी कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, तो 2-2 महीना तक नहीं आता साइकिल, ठीक है। तो वो सब आगे आपको पढ़िएगा एमबीबीएस में, ठीक है। अभी जितना नीट में क्वेश्चन आएगा उतना स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? क्या होता है बच्चों कि जो क्लास मैमेलिया होती है, ठीक है, उसमें जो प्राइमाटा ऑर्डर होता है, उसकी जो फीमेल, पहले तो ये फीमेल में चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एमसी, मेल में नहीं होता। उसके बाद बच्चों ये मैमेलिया क्लास में होता है, और आपको जो प्राइमेटा की फ़ीमेल होती है उसको होता है, जैसे कि ह्यूमन जो फीमेल होगी, मंकी, ऐप, इनके जो फीमेल्स होंगी उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। और रेस्ट ऑल जितने भी मैमेलिया के एनिमल्स हैं उनमें चलेगा इस्ट्रस साइकिल, ठीक है। जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, कैटल हो गया, इनमें चलता है एस्ट्रस साइकिल बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, ये साइकिल में क्या होता है कि यूट्रस और ओवरी में चेंजेज होते हैं, ठीक है। साइक्लिकल चेंजेज होते हैं यूट्रस ओवरी में। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, इसमें ब्लीडिंग होगा, ठीक है। और इसमें एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। साइक्लिकल चेंजेज आएंगे बट फ्लो नहीं होगा। तो ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे कि कोई बच्ची है, ठीक है, जब वो 13, आपको पता है फीमेल में प्यूबर्टी 12 to 13 ईयर्स के बीच में आता है, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया है तो आप 13 ईयर्स लेकर के चलिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको प्यूबर्टी हिट करता, मतलब कि ये अब माँ बनने की तैयारी में है, तो जैसे ही इसको प्यूबर्टी हिट करेगा, मतलब आमतौर पे लोग कहता है यंग हो जाना, ठीक है। जैसे ही बड़ी होगी तो क्या होगा, 13 साल की उम्र में इसको प्यूबर्टी हिट करेगा, और क्या होगा कि इसका जो ब्रेन है बच्चों, इस लड़की का जो ब्रेन है, इस पे ये है हाइपोथैलेमस और ये है आपका पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या रिलीज करने लगेगा, ये रिलीज करेगा आपको GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH फिर जाकर के कहाँ, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, यानी ये है पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और क्या सेक्रेट करेगा आपको, LH और FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद ये जो 2 हार्मोन निकला, ये क्या होगा, अब इस फीमेल की बॉडी को मैं थोड़ा मैच्योर बना लेती हूँ, ठीक है। अब इस फीमेल के बॉडी को थोड़ा मैं मैच्योर बना लेती हूँ। अब ये मैच्योर हो गई है, मतलब प्यूबर्टी इसको हिट करेगी, ठीक है। तो अब ये जो फीमेल है कुछ ऐसी हो गई, तो ये FSH और LH इसकी ओवरी पे आकर के एक्ट करेगा बच्चों, ठीक है। और इसके ओवरी पे एक्ट करेगा तो हम सबको पता है, क्या पता है, जैसे कि ये आपको ओवरी है, ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर मोती जैसे क्या होते हैं, हीरे मोती जैसे अनडेवलप्ड एग रहते हैं, ठीक है। लिख दो, चलो लिख देती हूँ, ये है ओवेरियन फॉलिकल, और इसके अंदर है ये अनडेवलप्ड एग,
ठीक है। तो ये FSH LH जैसे ही इस ओवरी पे एक्ट करेंगे, FSH और LH इस ओवरी पे एक्ट करेंगे तो ये इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और ये डेवलप होगा। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला तो ये जो है वो मैच्योर होगा फॉलिकल, पहला तो क्या होगा, ये फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा इन दोनों हार्मोन्स के कारण। और सेकंड क्या है, ये फॉलिकल जो है आपको एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देगा। मतलब हमेशा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन कुछ कंडीशंस में निकलते हैं, बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, शुरू होते हैं। पहले एस्ट्रोजन की हम बात करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जाएगा बॉडी में फीमेल के कुछ, और कुछ जो है चला जाएगा यूट्रस में, मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है। और यूट्रस के लाइनिंग को अफेक्ट करता है। ये बॉडी में जाने के बाद क्या क्या करेगा, बॉडी की लड़कियों की क्या हो जाएगी, पिच हाई हो जाएगी। उनकी लड़कियों की आवाज़ जो होती है जब वो प्यूबर्टी इनको हिट करती है तो देखना बदल जाती है, पतली सी आवाज़ हो जाती है, लेकिन इनकी पिच हाई, ये उल्टा होता है बच्चों। मेल में पिच लो होता है, मतलब जितना भारी आवाज़ होगा समझो पिच लो है, जितना शार्प आवाज़ पतला आवाज़ होगा समझो पिच हाई है। ठीक है। तो फीमेल में चेंजेज आती है, पिच हाई हो जाती है, ग्रोथ ऑफ हाइट हो जाता है, हाइट जो उनकी ग्रो कर जाती है। ठीक है। और क्या हो जाएगा आपको उसमें, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो हिप है वो ब्रॉड हो जाएगा, हिप जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। देखिए इस फिगर में बताते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा, ये जो हिप है ये ब्रॉड हो जाएगा। क्यों, ताकि बेबी को अकोमोडेट कर सके। ये सारी चेंजेस फीमेल में आने लगती है। ठीक है। और भी चेंजेस आते हैं, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। देखिए अब आपको आगे की बात बताती हूँ। एक बात बताओ बच्चों कि आपको पता है ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये क्यों होता है आपको पता है? देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बनाती हूँ मैं यूट्रस का, रुकिए क्या बना, हम मतलब जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी आमतौर पे लोग पीरियड कहती हैं, पीरियड में फ़्लो कैसे क्यों होता है आपको बताती हूँ। ये है हमारा यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ये है ओवरी, ये है फ़्लोपियन ट्यूब, और ये है वजाइना, और ये है सर्विक्स। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यही है। अब क्या होता है कि यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की लेयर होती है ये वाली, यूट्रस की सबसे बाहर की लेयर, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम। बीच वाले के जो लेयर होती है वो मस्कुलर होती है। ठीक है। ये बीच वाला जो लेयर होता है बच्चों, ये मस्कुलर होता है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है मायोमेट्रियम। ये यूट्रस की लाइनिंग है। और सबसे अंदर की जो लेयर है जो कि ग्लैंडुलर होता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेज होती है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। रेड कलर से बनाया क्योंकि ब्लीडिंग होता है ना, यही टूट के गिरता है, एंडोमेट्रियम। तो बच्चों जब पीरियड आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है यानी MC आता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है यही टूट करके ब्रेक हो करके और आपको क्या होता है, वजाइनल फ्लो होता है। ठीक है। वजाइना के थ्रू बाहर आती है। ठीक है। यही लेयर टूट करके एंडोमेट्रियम की लेयर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ाया है कि ओवरी से 2 हार्मोन्स निकलता है। कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है। कुछ तो बॉडी में जाकर के चेंजेस ला देते हैं, और कुछ जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बना देती हूँ ब्लड वेसल्स, कुछ जो है यहाँ पे मान लो है ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स होते हुए ये एंडोमेट्रियम पे जाती हैं और उसके लेयर को चेंज करते हैं। ठीक है। ओके, समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलिए थोड़ा सा हम NCERT पढ़ लेते हैं। उसके पहले एक थोड़ा सा रुकिए, आपको ये जो हार्मोनल कंट्रोल है इसको ग्राफिकली बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस है। 13 साल की उम्र में क्या होगा, GnRH हार्मोन्स निकलेगा।
फीमेल में। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, वो हार्मोन्स निकालेगा LH और FSH। अब ये LH और FSH जाकर के ओवरी पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा तो क्या हार्मोन्स, तो फिर यहाँ से निकलेगा क्या क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स निकलेगा। ये प्लीज़ आप लोग भूलना नहीं, हाँ ठीक है। ये एस्ट्रोजन और देखो मैंने क्या पढ़ाया, जब LH FSH ओवरी पे एक्ट करता है, यहाँ पे, यहाँ ये देखिए LH और FSH ओवरी पे एक्ट करता है तो क्या मैंने बताया, एक फॉलिकल मैच्योर होता है और दूसरा हार्मोन्स निकलता है। तो मतलब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ये हार्मोन्स आपको बाद में निकलती है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा एक और चीज़ आपको बता दूँ, मेनार्क एंड मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। NCERT में है, क्वेश्चन आ भी सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मेनार्क, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ना फीमेल में, जब पहली बार जो MC आती है, ठीक है, उसको कहते हैं मेनार्क मेंस्ट्रुएशन। ये 12 से 13 साल के बीच में आती है, नहीं कुछ दिया है तो 13 साल आप मान सकते हो, ठीक है बच्चों। और फीमेल जो होती है ना, मेल की तरह पूरी लाइफ नहीं बेबी पैदा कर सकती है। फीमेल की एक सर्टेन एज है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज, उसी के दौरान वो करेगी। मेल में क्या है, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं है, तो वो पूरी लाइफ बेबी पैदा कर सकते हैं बच्चों। बट फीमेल में ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा 80 ईयर्स के जो मेल है वो फादर बन गए, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल जो है वो मोस्टली 50 ईयर्स के आसपास अराउंड एज में उनका स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही कहलाता है मेनोपॉज। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस वगैरह होती है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, प्रिजर्वेटिव्स फूड खा रहे हैं, या फिर आपको ये इंजेक्शंस वाली वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तरह तरह के फूड आइटम पता नहीं क्या क्या आ गए हैं मार्केट में, वो सब खाने के कारण और हमारी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, इन सब के कारण क्या होता है कि आपको जो ये एज है मेनोपॉज वो पहले ही आ जाता है 35 से 40 साल के, 35 to 40 ईयर्स के बीच में, ठीक है। अभी ऐसा हो गया है, लेकिन सब में नहीं है, मतलब ऐसा देखा गया है कि ऐसा होने लगा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि देखो आपसे नॉर्मली यदि कुछ डाटा नहीं दिया है, नॉर्मली यदि आपको कैलकुलेट करने के लिए एक वेग आ जाए, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव एज, तो आप क्या करना कि मिनिमम एज 30 ईयर्स रखना फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आने का, और 50 ईयर्स एज मांगना स्टॉप होने का, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके आप अपना कैलकुलेशन निकाल लेना। कई बार आ जाता है एक कितना ये बना, कितना बचा, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको डाटा को आप यूज़ करके अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ये जो एज है वैरी करता है, ये मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया कि 50 ईयर्स मेनोपॉज है और 12 to 13 ईयर्स जो है वो मेनार्क का एज है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे हम NCERT भी पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम NCERT देख लेते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मोंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने पढ़ा दिया था फीमेल प्राइमेट्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। मैंने बोला कि पहली जो मेंस्ट्रुएशन है इसको मेनार्की कहते हैं, और जो स्टॉप हो जाती है जिस एज में वो आपका हो गया मेनोपॉज। तो इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड। ह्यूमन में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है रिपीट होता है, बार बार आती है 28 से 29 दिन, 28 से 29 डेज के इंटरवल पे। तो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो ड्यूरेशन है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इन रिलीज्ड, मतलब एवरी मंथ एक ऐसा ओवम या एग होता है जो कि डेवलप करता है, मैच्योर होता है और रिलीज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ईच ऑफ मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, मतलब एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसके मिडल में, मतलब 28 डेज का यदि आपका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मिडल में यानी 14th डे में आपको ओवुलेशन होगा, ठीक है। ओवुलेशन कहते हैं किसको है, वो रिलीज होना, ओवम का रिलीज होना, एग का रिलीज होना, ठीक है। करते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। देखो क्या होता है बच्चों,
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि फीमेल में चलता है, तो आपको ये बता दें उसके 3 फेजेस होते हैं। उसका पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है आउट ऑफ वजाइना। ठीक है, होता क्या है, ये जो आपका यूट्रस का अंदर का ये वाला एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, रेड कलर से मैंने बनाया है, 3 लाइनिंग होती है, आपको बताया मैंने। ये जो सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, ये है आपका पेरीमेट्रियम, ये बीच वाला येलो कलर सब मसल्स का बना होता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यही टूट टूट करके आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और इसके साथ बहुत सारे फ्लूइड वगैरह कम्स आउट ऑफ द वजाइना आते हैं। ये है आपका वजाइना, ये है आपका सर्विक्स। ठीक है, और ये है ओवरी, ये है फिम्बरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये ब्लीड करा दिए, ये एंडोमेट्रियम टूट गया, और ऐसे ऐसे ये 3 से 5 दिन का एवरी मंथ में आपका ये साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुएशन का डेट होता है 3 to 5 डेज। जैसे मान लीजिए आज 29 नवंबर है, तो 29 to 3 यानी 5 डेज, 29, 30, 1 to 3, 3 to 5 डेज का ये साइकिल होता है। ठीक है, आज 29 नवंबर है, तो 29 to 3 दिसंबर, 29 नवंबर तो 3 दिसंबर ये चलेगा आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। ये मंथ की किसी भी डे स्टार्ट हो सकती है। मेल जनरली कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट को, हर मंथ के फर्स्ट को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी मंथ स्टार्ट हो सकता है, वही उसका फर्स्ट डे होगा। जिस डे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा वही उसका फर्स्ट डे होगा। ठीक है, मोस्टली जो है 3 से 5 दिन ऐसे वेरी करता है, बट 3 से 5 दिन जो है वो फीमेल में आपको मेंस्ट्रुएशन का जो फेज है वो रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये टूट टूट करके फ्लो आउट ऑफ वजाइना गिर जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इस दौरान होता क्या है कि हम सबको पता है क्या होते हैं कि हर महीने एक एग जो है वो रिलीज होता है ऑल्टरनेट ओवरी से। ठीक है, ऑल्टरनेट ओवरी से, इस बार लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज हुआ तो वह ओवम एग एक ही बात हुआ। दूसरा बार जो क्या होगा वो आपको राइट ओवरी से रिलीज होगा। ठीक है, एक ही होता है। तो क्या होता है बच्चों, इस दौरान में FSH और LH जो हमारा ब्रेन में जो पिट्यूटरी में यहाँ है, देखो ये है ओवरी, ये जो FSH और LH है ये पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलते हैं। कैसे मैंने बताया, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, क्या निकालेगा, GnRH हार्मोन। पिट्यूटरी क्या करेगा, GnRH के आते ही LH FSH निकालना शुरू कर देगा। ये LH FSH इस ओवरी पे एक्ट करेगा, और ओवरी में जो बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगता है FSH और LH का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ इंक्रीज़ करने लगता है, FSH भी इंक्रीज़ करेगा और LH भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जब FSH LH इंक्रीज़ करेगा तो हम सबको पता है FSH क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, यानी फॉलिकल को धीरे धीरे डेवलप करता है, और LH जो है उसको हेल्प करता है फॉलिकल को डेवलप करने में। तो यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स था, ये प्राइमरी फॉलिकल ये जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डेवलप होना शुरू होगा तो ये क्या बनाएगा, ये धीरे धीरे बना देगा आपको सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये भी डेवलप होगा और बना देगा आपको टर्शियरी फॉलिकल। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप होता है वैसे वैसे ये फॉलिकल से एक हार्मोन्स निकलने लगता है। एक हार्मोन्स निकलता है, कौन सा, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम रहता है। ठीक है, बढ़ेगा कब, जैसे फॉलिकल डेवलप करना शुरू किया, सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही एस्ट्रोजन राइज करता है बच्चों, वैसे ही क्या होता है, आपका ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो जो है इसको स्टिमुलेट करता है और रीग्रो करा देता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्टिमुलेट करेगा और रीग्रो करा देगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और सेल का जो है ग्रोथ होने लगेगा। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपका मेंस्ट्रुएशन फेज में टूट के गिर गया था, यहाँ पे रीग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल का ग्रोथ होने लगेगा माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू। इस ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलिफरेशन होगा, यानी ग्रोथ होगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए होता क्या है बच्चों,
ये जो एंडोमेट्रियम का लेवल है ये बढ़ता जा रहा है, ये क्या करेगा एक समय इतना, पहले तो ये क्या करेगा कि आपको जो फॉलिकल है एंडोमेट्रियम, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये जो एस्ट्रोजन निकाल रहा है, ये पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी समझा ही देती हूँ मैं आपको। क्या होते हैं, GnRH निकलता है हाइपोथैलेमस से, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ से निकलेगा LH और FSH निकला, ये एक्ट करेगा ओवरी पे, ओवरी पे एक्ट करेगा तो ओवरी निकाला एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या हो गया, एस्ट्रोजन जा करके पिट्यूटरी को मैसेज करेगा, रिसेप्टर पे जाकर लग जाएगा, कहेगा प्रोडक्शन FSH और LH का कम कर दो। ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि FSH LH कम होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होगा। अपने प्रोडक्शन को कम करना को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक है। वेट बच्चों 1 मिनट। एस्ट्रोजन पिट्यूटरी पे भी जाकर के अपना नेगेटिव फीडबैक देगा, और क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन जाएगा और हाइपोथैलेमस पे भी जाकर के GnRH को हार्मोन्स के जो है उसको कम कर देगा, प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक शुरू कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव फीडबैक होगा तो क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग। NCERT निकाल कर रखिएगा, फिगर उसमें है, मैंने भी निकाला है। ठीक है, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दिया, तो यहाँ पे आपको FSH और LH का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये आ रहा है एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक दिया और कम हो जाएगा FSH और LH का लेवल, FSH और LH का लेवल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे डेवलप हुआ आपको सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल जो है आपको ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पे एस्ट्रोजन का इतना ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है, इतना ज़्यादा, क्या होता है कि मॉडरेट लेवल पे तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है LH FSH को, लेकिन जैसे ही वो अपने लेवल को क्रॉस कर देता है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो इतना ज़्यादा, ये डेवलपमेंट तो फुल हो गया, इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन का सेक्रेशन शुरू कर देता है कि ये क्या करेगा, FSH LH को पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू करेगा। यहाँ से निकला एस्ट्रोजन, एक लेवल को क्रॉस करेगा, एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर देगा, उसके बाद ये FSH और LH के लिए पॉजिटिव फीडबैक शुरू करेगा, जिससे FSH और LH की लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, FSH और LH का जो लेवल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, LH का लेवल और भी बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त वाला बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं LH सर्ज। सडन से पॉजिटिव फीडबैक एस्ट्रोजन का आना शुरू कर दिया। एक बात और बच्चों, ये जो फॉलिकल एस्ट्रोजन निकाल रहा है ये साथ साथ एक और केमिकल निकालता है, इनहिबिन। क्यों निकालता है बच्चों, क्योंकि एक बार में बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, फॉलिकल जो ओवरी में पड़े हैं बहुत सारा, उनका डेवलप कराना। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि एक बार में बहुत सारे 50-60 फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, एक ही ओवम तो मैच्योर होकर के रिलीज होगा, रेस्ट ऑल को तो डिजेनरेट होना है, इसके लिए इनहिबिन निकालती है, ताकि इनहिबिन जो हार्मोन्स है, ये फॉलिकल्स आपको इनहिबिन निकाली, ये इनहिबिन जाकर के FSH पे क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक देगी। ये देती है नेगेटिव फीडबैक, क्यों उस टाइम में देती है जब एस्ट्रोजन निकालती है, तब इनहिबिन भी निकालती है, ताकि और भी बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर ना हो। ठीक है, बच जाएं खराब होने से। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया, LH सर्च करा दिया। जब आप LH सर्च करा देते हो बच्चों तो क्या होता है बताओ, ये देखो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल हमने बनाया है ये बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होकर के ये जो इसके अंदर एग है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो एग है रिलीज हो जाएगा, और ये जो लाइनिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कह देंगे ओवुलेशन। एक्चुअली थोड़ा सा और ग्राफ को चेंज, स्ट्रक्चर थोड़ा और इधर कर लेती हूँ। देखो, जब ओवुलेशन हो रहा है ना तभी LH सर्ज होगा। ये हो गया, देखो ये FSH है, LH सर्ज है। ठीक है, ये वाला लाइनिंग हो गया आपको, ये वाला लाइनिंग, ये जो लाइनिंग जो ओवुलेशन फट के ओवम निकल रहा है इसको कहते हैं ओवुलेशन।
ठीक है। इस दौरान क्या होती है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोजन यहाँ पे तो फेज में बहुत ही कम था, तो इसका ग्राफ नीचे है। एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन इस फेज में बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा, यहाँ पर आकर के एस्ट्रोजन सडन से कम हो जाएगा ओवुलेशन के बाद। एक और पिक इसकी बनती है, बताते हैं कहाँ। देखिए अब क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल फट करके ये जो एग आपका बना, रप्चर हुआ, तो रेस्ट ऑल पार्ट, एक तो रप्चर होकर के आपका एग चल जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फ्यूमरी उसको पकड़ लेगा। ये जो फिम्बरी है यहाँ से बल्ज होकर के यहाँ से एग निकलेगा, ये एग निकला, ये फिम्बरी यानी उंगली टाइप स्ट्रक्चर है, ये पकड़ के यहाँ एम्पुला में वेट कराएगा। किसका? एग का। क्यों? फर्टिलाइजेशन के लिए। हम सबको पता है कि एग की जो लाइफ साइकिल है 24 आवर है, 24 आवर ही ये रहती है जिंदा, ठीक है। उसके बाद ये जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो फिर खुद ही डिजेनरेट होकर के निकल जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो स्पर्म होता है ना फीमेल के बॉडी में, मतलब ज़्यादातर देखा जाता है 2 दिन तक सर्वाइव करता है, ठीक है। ऐसे भी वेरी करता है बट 2 दिन लेके चलता है, 2 दिन सर्वाइव करता है। तो क्या होता है, कभी कभी बच्चों मान लो कि आप जो है आपको ओवुलेशन से पहले आपने कांटेक्ट में रहा, इंटरकोर्स किया है, तो स्पर्म पहले से आकर के वेट करता रहता है एम्पुला में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कई बार पहले भी आप किए हो इंटरकोर्स, तो एग रिलीज हुआ, वहाँ पे पहुँचा, देखा स्पर्म पहले से फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। मैं यदि नहीं फर्टिलाइज हुआ तो का केस बता रही हूँ, क्योंकि फीमेल की बॉडी एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है माँ बनने के लिए। 13 साल से 50 साल के बीच में एवरी फीमेल एवरी मंथ उसकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है खुद को माँ बनने के लिए। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनमें एवरी मंथ ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो चेंज होती है, बनती है, टूटती है, ठीक है। बनती है, मोटी होती है, ताकि बेबी आके उस पर चिपके, इम्प्लांटेशन हो। यदि नहीं चिपकती तो क्या होती है, फिर से टूट जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सब रही बातें इसकी। अब देखिए मैं आपको क्या बता रही थी, एक रप्चर हो गया, यहाँ पे आपको आ गया ओवम यहाँ पे। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो रेस्ट ऑल पार्ट है, ग्राफियन फॉलिकल से फटा हुआ रेस्ट ऑल पार्ट, ये बना देगी एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम, ठीक है। और ये निकालने लगता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन हमको नहीं मिला, अब ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर दिया, और थोड़ा मात्रा में एस्ट्रोजन भी निकालती है। तो यहीं पे एक पिक छोटा सा मिल जाएगा हमको एस्ट्रोजन का भी, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा पिक एस्ट्रोजन का भी मिल जाएगा। एक ये पिक मिला, एक ये पिक मिला, 2 पिक, एक यहाँ एक यहाँ, 2 पिक मिला एस्ट्रोजन का। अभी प्रोजेस्टेरॉन भी हम बना लेते हैं। यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन नहीं था, मतलब कम था, नहीं था। यहाँ कॉर्पस लूटियम बना, सडनली से प्रोजेस्टेरॉन राइज करेगा, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7 दिन बाद फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तब तक क्या करता है, फीमेल की बॉडी समझ नहीं पाता कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, स्पर्म और ओवम का मिक्सिंग हुआ है कि नहीं, जाइगोट बना है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, फ्यूजन हुआ है कि नहीं। तब तक वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। उसको लगता है कि फर्टिलाइज हो गया है, अब बेबी को चिपकाना है, इसके लिए वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ये क्या चीज़ करने के लिए, बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है बच्चों। तो ये जो कॉर्पस लूटियम में बहुत सारा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, और प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी निकालता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम में जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, थिकनेस को मेंटेन करके रखता है कि ये टूटे नहीं, गिरे नहीं। क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट जाएगा तो फिर बेबी कहाँ चिपकेगा? अरे बाबा, बेबी हमारा यही चिपकता है, ठीक है। यदि ये लाइनिंग को मेंटेन नहीं किया जाए तो बेबी कहाँ चिपकेगा? तो ये क्या करता है, जो कॉर्पस लूटियम है, ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है ताकि वो मेंटेन रहे, टूटे नहीं, वहाँ आके बेबी चिपक जाए, ठीक है। समझ गए? तो क्या होता है, ये जो एलएच सर्ज मैंने बोला कि जो एलएच का लेवल पिक पे जाता है, ठीक है। एलएच सर्ज के कारण क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और आपको कॉर्पस लूटियम बनेगा, ठीक है। तो जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसी के कारण हमारा कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कॉर्पस लूटियम निकालेगा प्रोजेस्टेरॉन,
ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक देता है और ये FSH और LH जो है वो आपका गिर जाता है। ठीक है, देखो ये जो FSH और LH है ये आपका गिर जाएगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। जैसे ही FSH और LH, जैसे ही LH गिरा मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही क्या होगा, कॉर्पस लूटियम का डेथ हो जाएगा। जैसे ही हमारा LH लेवल डाउन हुआ, जो कॉर्पस लूटियम है ये डाई करना शुरू कर देगा, इसका डेथ हो जाएगा। और जब कॉर्पस लूटियम का डेथ हो जाएगा तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम टूट जाएगा, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम से ही क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखा था प्रोजेस्टेरॉन। अब ये कॉर्पस लूटियम डाई करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है ये धीरे धीरे ये टूट जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी आपको नीचे गिर जाएगा। क्योंकि कॉर्पस लूटियम डाई कर गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आपको इसके स्टेजेस के नाम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। सेकेंडली क्या है बच्चों कि यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, फॉलिकल जो है डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ये हो गया आपको फॉलिकुलर फेज। और यहाँ पे हमारा एंडोमेट्रियम माइटोसिस के थ्रू रीग्रो कर रहा है। ये देखिए एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम बढ़ रहा है। ठीक है, जो टूट गया था, क्या होता है इसमें, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। ठीक है, तो सेल ग्रो कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, प्रोलिफरेटिव हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज इसको कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो क्या होता है, ये जो लास्ट फेज है इसमें एक बात और आपको बताना था, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शायद आ जाए क्वेश्चन। ये जब प्रोजेस्टेरॉन बनाता है कॉर्पस लूटियम, ठीक है, उसी दौरान क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोजन रिलीज होना। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हुआ, एंडोमेट्रियम, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स बन जाते हैं और इस ग्लैंड से निकलने लगता है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्यों निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जो बेबी यहाँ पे आके चिपकेगा वो भूखा तो नहीं रहेगा, उसको खाना तो चाहिए। ठीक है, खाना चाहिए ना, तो 1 वीक बाद जो आता है, ठीक है, तो उसको ये ग्लाइकोजन खाना फूड मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, बेबी आएगा कि नहीं, ये तो प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ मान लो बेबी आ गया तो उसको खाना देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेस्टी फूड बनाता है ग्लाइकोजन एम्ब्रियो के लिए, कहाँ, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड। ठीक है, तो ये बात भी आपको बताना था, मैंने बता दिया। ठीक है, एक बात और बच्चों, चूंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन सेक्रीट होता है इसलिए यहाँ पे इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं और इसको लूटियल फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और वहीं पे डाई भी करता है। तो यहाँ पे कर दीजिए आप लूटियल फेज, या एक और आप नेम दे दीजिए सेक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड से ग्लाइकोजन का सेक्रेशन होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको सिखाते हैं क्या, ओवुलेशन डे निकालना। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी फीमेल का 30 डेज़ का साइकिल है। ठीक है, आज 29 नवंबर है। ठीक है, तो आप उसका नेक्स्ट 30 डेज़ का साइकिल है तो कब आएगा, उसका साइकिल आएगा 28 को। ठीक है, यदि 30 डेज़ का साइकिल है तो 28 दिसंबर को उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा। तो पूछेगा कि आप ओवुलेशन का डेट बताओ, तो क्या करना, ये 28 दिसंबर है ना, इसमें से माइनस कर देना 14 डेज। ठीक है, तो क्या बचेगा, 14 दिसंबर, यानी उसका ओवुलेशन डेट 14 दिसंबर को होगा। लास्ट का जो डेट है ना उसमें से 14 माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा, डेट आ गया। अब कोई डेज पूछे, मान लो कोई कह देगा कि डेट नहीं दिया, सीधे बोल दिया 32 डेज़ का साइकिल है, ओवुलेशन डेट बताओ, तो 32 - 14 कर देना।
उसका 18th डेज जो होगा उस पे उसका होगा, ठीक है। ये ओवुलेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आप इसको मिस मत करना, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ लेती है, ठीक है। मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सोन इन फिगर and the cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occur and lasts for 3 to 5 days। मैंने आपको पढ़ाया कि menstrual cycle का पहला फेज menstruation होता है जो कि 3 से 5 दिन चलता है। and the menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining, ये भी मैंने पढ़ा दिया कि endometrium की लाइनिंग के ब्रेकडाउन के होने के चलते ये फ्लो होता है। and blood vessels and liquid comes out through the vagina, blood vessels और जो लिक्विड है वो टूट करके वजाइना से बाहर आते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, क्या मैंने बोला था कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे भी इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत सारे डिजीज भी होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी इरेगुलर हो जाता है और लैक ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा देखा गया जो नॉर्मल फीमेल है उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। However, it may be also caused due to some other underlying causes like stress, poor health। क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रेस के कारण या पुअर हेल्थ के कारण भी जो मेंस्ट्रुएशन है ये आपको इरेगुलर हो जाता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज जिसको मैंने प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोला था। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो एंड बिकम अ फुली मैच्योर Graafian follicle, simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation। मैंने आपको ये बातें बता दी थी बट चलो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी। देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप होना शुरू हो गया है और ये जो फॉलिकल है इस फेज में मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल बन जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी मोटी होने लगती है। किस लिए? ताकि मोटी होगा तब तो बेबी चिपकेगा ना, तो मोटा होना शुरू हो जाता है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है तो प्रोलिफरेशन फेज भी इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है। दिस चेंजेज इन द ओवरी, ये जो ओवरी में चेंजेज आया क्या, फॉलिकल का डेवलपमेंट एंड द यूट्रस यानी यूट्रस की लाइनिंग जो बनने लगी, आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये किस कारण से होता है? जो FSH LH का लेवल है इसमें चेंजेज हुआ, FSH LH का लेवल बढ़ा तब तो ग्रो किया ना, इसका तो काम है फॉलिकल डेवलपमेंट करना। और जो एस्ट्रोजन निकलता है फॉलिकल से वो क्या करता है, आपको यूट्रस की लाइनिंग का डेवलपमेंट करता है। तो कह रहा है कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के कारण ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। एंड द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ये LH और FSH हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। मैंने क्या पढ़ाया कि फॉलिकल डेवलप होता है और उसमें से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है। बोथ LH FSH अटैच अटेन अ पिक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, ठीक है। तो क्या होता है, जो LH और FSH हॉर्मोन्स हैं ये एक पिक लेवल पे जाते हैं, कब? 14th डे पे, ठीक है। जैसे 28 दिन का साइकिल है तो 14th डे पे ये पिक लेवल जाते हैं जिसको हम ओवुलेशन बताएंगे आपको। ये लास्ट से मतलब जो लुटियल फेज है ना ये 14 डेज का होता है, लास्ट से 14 डेज बोल रहा है, ठीक है। वैसे ये 28-29 दिन का साइकिल लेकर चल रहा है तो 14 डेज सही है क्योंकि 28 दिन का है तो 14 डेज हाफ पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिडल ऑफ साइकिल 14 डेज पे ये क्या होता है, पिक पर होता है। कौन? LH और FSH। मैंने LH सर्ज आपको पढ़ाया अभी। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल ऑफ LH सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मैंने क्या बताया था कि LH जैसे ही बढ़ेगा, LH सर्ज होगा, LH का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और ओवम बाहर आ जाएगा जिसको कि ओवुलेशन कहते हैं। द ओवुलेशन यानी कि ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय लुटियल फेज। ओवुलेशन के बाद आएगा आपको लुटियल फेज। उसमें क्या होता है, विच रिमेन्स द पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस लुटियम। मैंने बताया था कि ओवम निकला और वो जो पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का वो बना देगा कॉर्पस लुटियम एंड द कॉर्पस लुटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम बना है हमारा, ये स्ट्रक्चर देखो, जो एंडोमेट्रियम ये बना है ये टूटे नहीं, इसके लिए जो कॉर्पस लुटियम है, देखो ये कॉर्पस लुटियम है, ये क्या निकालेगी, प्रोजेस्टेरॉन
हॉर्मोन्स, ताकि ये मेंटेन रहे, टूटे नहीं, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ती जाए ताकि बच्चे भी चिपक जाए और टूटे भी नहीं। द सेक्रीशन ऑफ, नहीं यहाँ था, सॉरी, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, बेबी आके चिपकता है, तो उसका मोटा होना भी तो जरूरी है ना। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्या कह रहा है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और अदर इवेंट्स के लिए भी आपका जो एंडोमेट्रियम है इसका रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी बियर कर जाता है, तो आगे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, बट यहाँ बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब ये एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ये टूटेगा नहीं, ठीक है। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, यानी कि एक स्पर्म फ्यूज नहीं किया तो, द कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट्स, जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या करेगा, डीजेनरेट हो जाएगा, टूट जाएगा। डिसकॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनस, जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग बना है वो टूट जाएगा, ठीक है। एंड मार्किंग अ न्यू साइकिल, और आ जाएगा एक नया, मतलब एक अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स, मतलब कह रहा है कि 50 साल के अराउंड में जो ह्यूमन में जो फीमेल होती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है खत्म हो जाती है। डैट इज टर्म्ड एट मेनोपॉज, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए, आपकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है 13 से 50 साल के बीच में, यदि आपका ये साइक्लिक एवरी मंथ में साइकिल सही आ रहा है, जो फिक्स है 28 दिन 29 दिन जो भी आपका साइकिल आता है सही है, इसका मतलब आप रिप्रोडक्टिवली सही हो, ठीक है, नॉर्मल हो। एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की टू मेनोपॉज, ये मेनार्की से मेनोपॉज के बीच का ड्यूरेशन है क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पढ़ा देती हूँ। क्या होते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन चलता है फीमेल में, तो उनको उस समय हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि अच्छे से नहाना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, नैपकिन जो यूज़ करती हैं पैड वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 घंटे में चेंज करना चाहिए, ठीक है। उनको इधर उधर डिस्पोज नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, उसको पेपर में रैप करके, ठीक है, कहीं ऐसे जगह पे फेंकिए जहाँ सही हो, सब कुछ से अलग हो, ये नहीं कि पाइप में फेंक दिया, टॉयलेट में फेंक दिया, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और उसको रैप करके, ठीक है, डस्टबिन में डालो आप। उसके बाद क्या है, उसको आफ्टर हैंडलिंग ऑफ नैपकिन, मतलब पूरा फेंकने के बाद हाथ को जाकर के वॉश करो साबुन से। ये सब आप सबको पता है, इतना करना, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि साफ सुथरा रहना है, इन्फेक्शन को फैलाना नहीं है, इसलिए नैपकिन चेंज करना है, सही जगह पर रैप करके फेंकना है, ठीक है। तो चलिए